हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल फिजिक्स जेट पे। और आज हम 11th क्लास का चैप्टर 4 का पार्ट वेक्टर्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर्स में स्पेशली हम वेक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वो सब चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल फिजिक्स जेट। ओके, चलो तो अब हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास या फिजिक्स पढ़ने से पहले वेक्टर्स की नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। तो 11th क्लास के चैप्टर 4 में वेक्टर्स का पार्ट हमें गिवन है, हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, वेक्टर्स हमें क्यों पढ़ने हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को वन डायमेंशन में ड्रॉ करना है या वन डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है या वन डायमेंशन कोई पॉइंट है, ठीक है, या साइन रिप्रेजेंट करना है, तो अगर मान लो एक डायमेंशन की बात करें, एक डायमेंशन की मतलब एक्स एक्सिस में ही है वो, तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू को एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी नेगेटिव वैल्यू को माइनस एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर यही क्वांटिटी आपको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में ड्रॉ करनी पड़े तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। उसके लिए हमें वेक्टर्स की नॉलेज होने या वेक्टर्स जानना जरूरी है। तो इसलिए हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर का बेसिक पार्ट आज हम कवर करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, ये 2 डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव, मतलब अगर मान लो कोई पॉइंट है 2 और 3 तो हम इस वाले क्या कहते हैं प्लेन में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है -2 और 3 तो इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है -2 एंड -3 तो इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट है हमारे पास 2 और -3 तो इस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद हमें डायरेक्शन की भी नॉलेज होगी। वेक्टर्स क्या है, देखो 2 तरह की हमारे पास क्वांटिटी है, एक वेक्टर एक स्केलर। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर। स्केलर और वेक्टर में आज हम थोड़ा सा पहले तो यही जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है। ठीक है, तो अगर स्केलर की बात करें हम, स्केलर क्या होता है, स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो या मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, स्केलर कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, इन सब में हमें डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं होती है। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि कितना गिवन टाइम है, 2 सेकंड 4 सेकंड, हमें 2 सेकंड 4 सेकंड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन है इस तरह से कि टाइम हम बताते हैं 2 सेकंड, हमें टाइम को किसी डायरेक्शन में डिफाइन नहीं करना कि किस डायरेक्शन में 2 सेकंड है, किस डायरेक्शन में 4 सेकंड है। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अपने आप में 2 सेकंड या 4 सेकंड। इस तरह से डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं हम तो डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, कुछ भी कह सकते हो, 5 मीटर। उसके लिए हमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कितना मीटर है वो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ऐसे ही टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आप कितना भी 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसमें भी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक होता है फिर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। इसमें हमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको एक स्केलर वैल्यू विद द यूनिट, मतलब अगर मैं टाइम को 2 सेकंड लिख रही हूं तो 2 चीजें हैं, एक तो यहां पे हमारे पास स्केलर टर्म है और दूसरा इसकी यूनिट है। इनसे ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जैसे अगर इसके एग्जांपल बताएं, वेक्टर के एग्जांपल क्या होंगे, एग्जांपल देखो वेक्टर के क्या होंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन, ये सब इसके एग्जांपल्स है। ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। जैसे अगर हम आपको कहें 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स है लेकिन किस डायरेक्शन में, अगर जब तक हम डायरेक्शन नहीं डिफाइन करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताते। डिस्प्लेसमेंट, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अगर आप कहते हैं 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हमें किस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन या अब हमारे पास वेलोसिटी है वो हमें बताना होगा। मतलब कुछ टर्म्स ऐसी होती है हमारे पास जो कि जिनका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होता, उनके साथ हमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए तो ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, तो जो उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड हो तो या मैग्नीट्यूड से पूरी इंफॉर्मेशन का पता हम लगा सकते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो वो होते हैं हमारे वेक्टर्स। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें देखो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कई बार हम कहते हैं जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, सपोज ए है, अगर मैं इसी को ही बोल्ड में ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, ऐसे बोल्ड में लिख दे इसको, कई जगह पे हम करते हैं वेक्टर्स को बोल्ड में लिख देते हैं। ठीक है, बोल्ड लेटर्स में, तो ये भी एक वेक्टर होता है। या स्पेशली हम वेक्टर्स को वेक्टर के ऊपर इस तरह से एक एरो लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये इसका टेल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो टेल है वेक्टर का। ठीक है, और ये इसका टिप बोलते हैं। ठीक है, टेल, और जो ये लेंथ है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताती है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है वेक्टर का। और एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये जो लेंथ है, मतलब अगर आप लेंथ को इस तरह से छोटा बना रहे हैं, इस तरह से ये बड़ा बना दिया, फिर और बड़ा बना दिया, इससे क्या पता चल रहा है, अगर ये वेक्टर मैं सपोज कह रही हूं इसको ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एंड ए। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये तो मैग्नीट्यूड बताती है कितना कम या कितना ज्यादा आपका मैग्नीट्यूड होगा, और जो एरो है, एरो हमें डायरेक्शन बताता है, तो किस डायरेक्शन में है ये वेक्टर। ठीक है, एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है। और जहां से हमने वेक्टर ड्रॉ करना शुरू किया उसको टेल बोलते हैं और इसको टिप बोलते हैं। ठीक है, टेल बोलते हैं और इसको टिप बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, या तो हम बोल्ड में लिखते हैं सिंपली, जो एनसीईआरटी में हमारे के मन क्या है कि या तो बोल्ड में लिख दिया हमने इस चीज को, या इसके ऊपर अगर एरो लगा दिया तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आपने सिंपली ए लिख दिया, ठीक है, ना उसको बोल्ड में बनाया है ना उसके ऊपर एरो लगाया, तो इसका मतलब वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। या हम ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस ए को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी ए का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड बताता है, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, डायरेक्शन कौन बताएगा, या तो बोल्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे किसी को, वो वेक्टर होगा, या उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने जैसे हम देखते हैं अभी, एक देखो कुछ मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे आपने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है, तो सी के ऊपर एरो लगा दिया, बी को बोल्ड बना दिया हमने, थोड़ा सा बोल्ड बना दिया इस तरह से, तो ए वेक्टर नहीं है यहाँ पे, बी को बोल्ड बनाया है इसलिए बी वेक्टर है, सी के ऊपर एरो लगाया है इसलिए सी वेक्टर है। अगर मैं ए के ऊपर भी एरो लगा दूंगी तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। अगर ए के ऊपर बोल्ड भी नहीं है और एरो भी नहीं लगाया तो स्केलर क्वांटिटी है। या ए को हम इस तरह से मोड की फॉर्म में लिख देंगे, मोड की फॉर्म में लिख देंगे तो भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता चल गया वेक्टर्स होते क्या है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए, और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो पोजीशन वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है।
मतलब अगर ये हमारे पास ग्राफ है, ये कोई एक्स वाई ग्राफ है, सपोज ये वेक्टर गिवन है हमारे पास, ये वेक्टर गिवन है, इसका एरो इस तरह से, मतलब ये इसकी डायरेक्शन है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज इसको मान लेते हैं वेक्टर A, ठीक है। ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बता रही है इस वेक्टर का, और एरो जो है वो डायरेक्शन बता रहा है इस वेक्टर का। एक और वेक्टर है, इसको हम वेक्टर B बोल देते हैं, जो ये पॉइंट है P डैश, ठीक है, P डैश। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ये एक वेक्टर है, ठीक है, OP एक वेक्टर है, मतलब OP जो है वो क्या है, वेक्टर A, ठीक है। OP डैश क्या है, वेक्टर B की वैल्यू, ठीक है। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम इस तरह से, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगा, P डैश P, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे आगे और भी पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अब हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स कैसे कैसे हो सकते हैं, वेक्टर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, मतलब आप इक्वल वेक्टर किसको कहोगे, नल वेक्टर किसको कहोगे, कोलिनियर वेक्टर किसको कहोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं वेक्टर्स का, एडिशन कैसे कर सकते हैं वेक्टर्स का, वो सब टर्म्स। अगर सबसे पहले हम आपको बताएं कि इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, हैविंग टू वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल वेक्टर उनको कहेंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जैसे ये एक वेक्टर है A और ये भी एक वेक्टर है B, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों वेक्टर इक्वल है या नहीं। तो हमें पता करना होगा कि इस वेक्टर के B वेक्टर जो है हमारे पास A वेक्टर, B वेक्टर की टेल से A वेक्टर की टेल मिलानी है और इसके टिप से, B वेक्टर के टिप से A वेक्टर का टिप मिलाना है। अगर दोनों एक दूसरे के एकदम ऊपर मतलब कोइंसाइड हो जाते हैं, सपोज जैसे A वेक्टर है, इसके ऊपर ही हम B वेक्टर इस तरह से रख देते हैं, आप ऐसे सोचो, ठीक है, ये इन दोनों की टिप और इन दोनों की टिप, ठीक है, तो इनको इक्वल वेक्टर रहेंगे जिनकी ये मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम। तो कैसे पता चलेंगे, इसकी टिप से इसको टिप को मिला देंगे, इसके टेल से इसको सॉरी इसकी टेल ये होती है ना, टेल से टेल को मिला देंगे और टिप से टिप को मिला देंगे। अगर लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम आ रही है तो दोनों सेम वेक्टर है। तो ए और बी हम कह सकते हैं सेम वेक्टर है, इस तरह से ड्रॉ कर दें। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये ए वेक्टर हो गया हमारे पास, ठीक है, ओ पी कोई ए वेक्टर है और ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओ डैश पी डैश कोई बी वेक्टर। अब देखो, अब अगर हम इसके टेल से टेल मिला देंगे और टिप से टिप मिलाएंगे तो डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। हो सकता है लेंथ भी मैं सही नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ, लेंथ सेम है ना, मेजर नहीं कर रही हूँ, मैं अंदाजे से ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर लेंथ भी सेम होगी तो हमें यहां से ये तो दिख रहा है कि डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी, तो हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, ये अनइक्वल वेक्टर है, ठीक है, ये अनइक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, जिनकी लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम है, उनको इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ये पहला चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है हमारे पास एक नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर ये है कि जीरो वेक्टर एक तरह से, ठीक है, जीरो वेक्टर या जिसकी वैल्यू जीरो है, जिसकी वैल्यू जीरो है, उसके लिए हमें पहले मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तभी हमें नल वेक्टर के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जैसे अगर हमारे पास वेक्टर ए है गिवन यहाँ पे,
अगर आपको वेक्टर ए को किसी से भी मल्टीप्लाई करना है, सपोज मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूं? मैं ऐसे लिख सकती हूं 2 इंटू, अगर 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बात अलग है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब अगर इंटीजर वैल्यू की कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्शन तो वही रहेगी जो ए वेक्टर की थी, बस उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये वेक्टर ए था, इस तरह से ड्रॉ कर रहे थे हम वेक्टर ए को, और 2 से अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ा है वेक्टर का मल्टीप्लाई करने से किसी इंटीजर से, डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन सेम है। यही सेम चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया वेक्टर को, ठीक है, तो ये 2a हो गया और डायरेक्शन सेम रही, क्योंकि इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। वेक्टर से मल्टीप्लाई कैसे होगी वो आगे देखेंगे। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? अब देखो माइनस का रोल आ गया अब हमारे पास यहाँ पे, तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर पहले आप ड्रॉ कर रहे थे, ये ए वेक्टर था हमारे पास, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस लग गया, अब डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया ना। तो हम अब इसको ड्रॉ तो इस तरह से करेंगे, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी उसके 180 डिग्री अपोजिट चला गया, ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट। मतलब अगर ए वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा भाई? ये -a वेक्टर होगा। -a वेक्टर कहने का मतलब ये है सिर्फ कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी उसके 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे, इसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है वो, मतलब ये a है तो ये -a है, ठीक है। तो ये a वेक्टर है और -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -2a। तो मैं इस वाले वेक्टर को -2a बोल सकती हूं। क्लियर? सिंपली हमें क्या करना है, अगर हम किसी वेक्टर को किसी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम वही, बस उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा जितने टाइम्स या इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर हम माइनस ऑफ द इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी वेक्टर की। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद हम नल वेक्टर पढ़ रहे थे, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर मतलब आप जीरो को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से, ये जीरो, ये नल वेक्टर है। या इसके देखो कई सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ए वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा? नल वेक्टर, जीरो वेक्टर ही आएगा। अगर ए में हम जीरो वेक्टर ऐड कर दें तो ए वेक्टर आएगा सेम। सिंपली एडिशन में तो ऐसे करते हैं ना, किसी भी वैल्यू में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो क्या आता है? वही सेम वैल्यू आती। तो इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर जीरो वेक्टर आप ऐड करोगे तो वही डायरेक्शन रहेगी और वही मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। सिंपली नल वेक्टर का मतलब है जीरो वेक्टर, जीरो से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना, एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? हम जैसे किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर किसी जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, लैम्डा मैंने ये ड्रॉ करी हूं ना, लैम्डा कोई भी इंटीजर वैल्यू है, उसको जीरो वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो वेक्टर आएगा, तो भी जीरो वेक्टर आएगा। इतना क्लियर हुआ? ये हमने पढ़ा, ओके। अब देखो हम एडिशन ऑफ द वेक्टर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें पढ़ना था, चलो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया। अच्छा, अगर हमने जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर पढ़ ली तो हमने स्केलर क्वांटिटी के साथ पढ़ लिया, ठीक है। स्केलर मतलब 2 के साथ अगर वेक्टर a को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आंसर आएगा और सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सपोज देखो अब हमें ये पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अगर अब आप
अब हम क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दे टाइम के साथ, वेलोसिटी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दे टाइम के साथ, तो क्या हो सकता है, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकती हूं, डिस्प्लेसमेंट को सिंपली हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। सपोज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज हमारे पास गिवन है वेलोसिटी जो है वो गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और टाइम जो गिवन है वो 5 सेकेंड गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अगर हम वेलोसिटी वेक्टर का टाइम के साथ, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी वेक्टर का अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो कई बार ऐसा भी होगा, अगर वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक फॉर्मूला फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अगर किसी वेक्टर का किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो अनदर एक वेक्टर होगा और वो कोई दूसरी टर्म भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम वेलोसिटी की जगह यहाँ पे इस तरह से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 मीटर आ गया। मीटर जो है वो वेलोसिटी की तो यूनिट होती नहीं है, ठीक है। मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो थर्ड वेक्टर भी कंसीडर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे हम आगे, ओके, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो हमने पढ़ लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।